अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, पहले ही डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि अब्दुल्ला का गला बंद है। अब्दुल्ला, व्हाई आर यू सिटिंग हियर इफ यू कैन नॉट स्पीक? मतलब जब से हम सुबह मिले हैं एक लफ्ज सलाम भी नहीं किया। सलाम आपको किया? सुबह मैं नमक के पानी के गरारे करके आया हूँ और उसके बाद कुछ बेहतरी महसूस हो रही है। लेकिन सर्टनली पता है क्या, अगर हम घर बैठ जाते हैं ना तो हम और उदास हो जाते हैं क्योंकि आपसे उस दिन फिर मुलाकात नहीं हो पाती। इसलिए जैसा भी महसूस कर रहे हो एट टाइम्स अगर यहाँ आ जाएं तो फिर आपसे जो हमारा रिश्ता है वो हमारे दिन को ऑटोमेटिकली अच्छा बना देता है। और ये दूसरी बात है कि ऑफ कोर्स कोई छुट्टी का कोई सीन ही नहीं है। हाँ, मतलब आपको पता है ना, एंड ऑफ द ईयर चल रहा है और जिसने छुट्टियां लेनी थी वो सारे ले चुके हैं। इसलिए हमने अपने ये ख्यालात खुद ही तराश लिए हैं कि ये सब कुछ होता है, इसलिए हम यहाँ ये मान लिया है कि आप हमारे बगैर नहीं रह सकते और हमें यहाँ आना बड़ा ज़रूरी है। एक्चुअली हम सारे एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। दिस इज़ द थिंग वी डू। सो हेंस अब्दुल्ला, विशिंग यू वेल। आप इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन कल आपने क्रिकेट देखा? भाई क्रिकेट देखी, सरफराज को देखा और लिटरली वो गुफ्तगू कर रहे थे जियो न्यूज़ से, तो कह रहे थे कि अगर कोई आला होता ना दिल की धड़कनें उनकी मापने का तो शायद वो आला फट जाता, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका डेब्यू है एक दफ़ा फिर से। और क्योंकि वो इस चांस का बड़ा इंतज़ार भी कर रहे थे और बड़े वोकल भी थे और PSL में ही बस हमें नज़र आते थे। और तब भी आपको पता है ना, उनका टेम्परामेंट हाई एंड लो हो रहा था। तब अब उनको एक न्यू लीज हम कहेंगे कि मिली है और एक नया मौका मिला है टू प्रूव हिमसेल्फ एंड ही इज़ डूइंग वेल। ही इज़ डूइंग सो वेल। और आते ही उन्होंने फिर एक बाउंड्री भी लगा दी थी, तो उससे भी आई एम श्योर उसको मदद मिली होगी और उन्होंने फिर अपने आप को या अपने दिल को संभाल लिया होगा। लेकिन ज़बरदस्त एक अनफॉर्चुनेट आउट था उनका जो हुआ, लेकिन ही डिड वंडर्स और इंशाल्लाह होपफुली इनकी ये इनिंग टीम के भी काम आएगी। और बाबर जो हमारे कप्तान हैं, हाँ, उन्होंने भी कल बेधड़क जिसे कहते हैं ना इनिंग खेली। फ्री स्टाइल होके ऐसा लग रहा था he was owning the space। It seemed like there is something new about him। उनका टेम्परामेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका प्लेइंग स्टाइल, एवरीथिंग सीम्ड फ्रेश। तो वरना तो ऑब्वियसली जब बाबर आते हैं तो आजकल आई एम सो सॉरी टू से दैट, लेकिन थोड़ा सा एक आपको धड़का ही लगा रहता है कि हाउ लॉन्ग इज ही गोइंग टू स्टे। लेकिन कल उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके एटीट्यूड से लग रहा था कि देयर इज अच्छा कुछ रिकॉर्ड्स भी उन्होंने अपने नाम किए हैं ना। कराची टेस्ट के पहले दिन बाबर आजम साल 2022 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले टेस्ट खिलाड़ी भी बन गए हैं कल के इस दिन के साथ ही। और उन्होंने जो रूट को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने रवां साल 27 इनिंग्स में 1098 रन्स बनाए थे, जबकि बाबर आजम ने ये संगे मील सिर्फ 16 इनिंग्स में ही उबूर कर लिया है। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड भी बिल्कुल जी, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि एक साल में मुश्तरका तौर पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल 50+ करने वाले प्लेयर बन गए हैं हमारे अपने बाबर आजम। तो दिस इज़ अनदर फेदर इन हिज कैप। और कराची टेस्ट में बाबर आजम ने इस साल का 25वां 50+ स्कोर किया है, जिसके बाद पाकिस्तानी कप्तान श्रीलंका के कुमार संगकारा के हम पल्ला हो गए हैं, उनके बराबर हो गए, तो उनके बराबर हो गए हैं, बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। सो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ बाबर। नाउ टू अस जो बहुत बाबर को प्यार करते हैं और पूरे सारे पाकिस्तानी बेसिकली, हम तो बहुत ही ज़्यादा उनको आगे जाना देखना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पिछले कुछ मैचेस में, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि उनका वो प्ले उनको देख के भी नज़र आ रहा था कि इट्स नॉट अप टू हिज ओन स्टैंडर्ड। लेकिन डिस्पाइट दैट, मतलब चले अप टू हिज ओन स्टैंडर्ड नहीं होगा, लेकिन दुनिया में अगर रैंकिंग्स में देखा जाए तो ही स्टिल वेरी मच अप देयर। ही इज़ वेरी मच अप देयर। और तो पता है क्या, कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी से इतनी ज़्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं और वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं हम और क्या चाहते हैं। और मतलब इससे यही उड़ ही जाए ना कोई बंदा, इससे यही जाहिर होता है कि हम उम्मीदें भी बांधते हैं और हम प्यार भी बहुत निछावर करते हैं। सो अभी हम ज़रा आगे बढ़ेंगे और अवामी मसाइल जिनका तस्करा करना चाहते हैं हम। हाँ, ये मसाइल हम हर दूसरे मोड़ पर हर दूसरे शख्स से सुन रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगियों में भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो और बड़ा मुश्किल वक्त है हम सब पे, लिटरली इस मुल्क में भी, दुनिया में भी लोगों के लिए मुश्किल है। बिल्कुल, मतलब चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स हर जगह हैं, लेकिन फिर उनकी बाकी जो उनकी चीज़ें होती हैं, बाकी दुनिया में सिस्टम्स उनके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम वो ओवरकम कर जाते हैं। अब हम भी ओवरकम कर ही रहे हैं डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस। अब लेटेस्ट क्या है जी, आपको पता ही है कि ज़िंदा रहना है तो पेट तो भरना पड़ेगा, और जिसके लिए रोटी खानी होगी जो आटे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। मतलब देयर इज़ नो रोटी विदाउट आटा। ना बात ये करनी है कि अब अमीर गरीब की ज़रूरत, ये रोटी हर दौर में महंगी हुई है और होती चली जा रही है। आपको बताएं कि इमरान खान जब हुकूमत में आए तो आटा 35 से 40 रुपए किलो था सिर्फ,
ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट 3-4 years बैक, और जब पीटीआई हुकूमत गई तो कितना हो चुका था? ऑलमोस्ट 80। 75 से 80 रुपए किलो, मतलब डबल हो चुका था। हाँ। और उनके दौर में आटे का 20 किलो का थैला 401 रुपए महंगा हुआ और 2019 में 100 रुपए किलो से भी ऊपर चला गया। फिर महंगाई पर इमरान खान हुकूमत को आड़े हाथों लेने वाली पीडीएम ने हुकूमत मना ली और आज एक बार फिर जरा सुनिए, हर तरफ से यही दुआइयां हैं कि आटा महंगा हो गया है, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी नामुमकिन, मुश्किल नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। तहरीक इंसाफ को भी जवाब देने का मौका मिल गया। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। अब इस वक्त जो आटा है वो कराची में 2500 रुपये 20 किलो का जो थैला है वो हो गया है, जो 1300 रुपये का था जब पीटीआई की हुकूमत थी, यानी डबल हो गया है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में इस वक्त क्राइसिस है वो ये है कि जो किचन आइटम्स हैं और एनर्जी, ये दोनों बेइंतहा महंगे हो गए हैं। लाहौर में चक्की का आटा 125 से 135 रुपये, कमोबेश यही कीमत पेशावर में है। कराची में आटा 150 रुपये फ़ी किलो में बिक रहा है और बलूचिस्तान में तो बात ही ना करें, लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं। क्वेटा में आटे की 100 किलो की बोरी पर 1500 रुपये बढ़े हैं और सवाल ये है कि हर चंद माह बाद मुल्क में आटे की किल्लत क्यों पैदा हो जाती है। और एक ज़रई मुल्क, जिसको पता नहीं अब हमें कहना चाहिए ज़रई मुल्क या नहीं कहना चाहिए, हुकूमत अपने आवाम का आटा भी पूरा नहीं कर पाती। अगर बद इंतज़ामी हो रही है तो ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो, या फिर कौम को बता दिया जाए कि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि हम अपने लिए गंदम और अजनास खुद पैदा करने के काबिल नहीं रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी कंपैरिजन अब्दुल्ला, इतने सालों की आपने कंपैरिजन दी है और ऑब्वियसली हालात तो हमारे सामने ही इतने कोई ख़ास नहीं है। लेकिन एक बात मैं इधर पॉइंट आउट ज़रूर करना चाहूँगी, खान साहब, इमरान खान हमेशा काफ़ी फोरम्स में उन्होंने ये बात की है कि जी हमारे दौर में जब कुछ होता था तो उसकी माइक पकड़ के हर जगह पहुंच जाते थे और उसका पूरा ढोल पीटा जाता था और ये बताया जाता था कि ये महंगा हो गया तो वो हो गया, और अब जो हालात हैं उसके बारे में जिक्र भी नहीं होता, विच इज़ सो अनट्रू। हम हमेशा इस फोरम पे कहते रहे हैं कि भाई महंगाई की बात तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हम ही ने की है, डिस्पाइट के हुकूमत जिसकी भी हो, दैट डज नॉट मैटर टू अस। आवाम को और फर्क हम नहीं आज पड़ता भी यही कि करेंगे कि हम हम माइक उठा के लोगों के सामने ले जाएंगे, जिस बात का ताना इमरान खान साहब लोगों को देते हैं या मीडिया में बताते हैं ना। आई एम सॉरी, कोई नई बात नहीं है, वी कीप डूइंग दैट। मतलब हम बैठे हुए हैं ना इस प्लेटफॉर्म पे, सालों से बैठे हुए हैं, तो दिस इज़ व्हाट वी डू, और आज भी हम बिल्कुल यही करेंगे। तो ये स्पेशली इसलिए था क्योंकि खान साहब को बड़ा एतराज़ था कि अभी तो कोई बात नहीं करता। तो आपको क्या लगता है कराची में हम माइक लोगों के सामने रखेंगे और इसके लिए मदद कर रहे हैं हमारी रियाज एंडी। जी हुमा अब्दुल्ला, इस पूरी चीज़ को अगर समेटने की कोशिश करें तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज हम एक साल में 3 करोड़ टन आटा इस्तेमाल करते हैं और हम शुरू ही वहाँ से करते हैं जहाँ हम शॉर्ट होते हैं। यानी 3 करोड़ टन गंदम की हमें ज़रूरत है, लेकिन हम उगाते हैं 2.97। बाकी जो वो गैप रहता है वो हम बाहर से मंगवाते हैं। वो इसलिए है, उससे ज़्यादा हम उगा सकते हैं, लेकिन वो इसलिए गैप रखते हैं कि बाहर अगर कीमत बढ़ी हुई हो तो उसको जवाब बना के पहले हम वो अपना आटा भी महंगा कर देते हैं। तो पहला पुश तो वो आया था और ये हर साल की कहानी है। इस साल लेकिन यस, सैलाब ने उसके ऊपर एक इजाफी काम किया है, वो ये कि उससे ये कहा जा रहा है कि फसलें ख़राब हुई थी और उसकी वजह से आटे की कीमत जो है वो बढ़ी है। दैट मे बी अ रीज़न, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि चक्की का आटा 140 रुपये भी बिक रहा है शहर के अंदर और 150 रुपये भी बिक रहा है। ओवरऑल जो मिसमैनेजमेंट है वो सालों की है, वो इस साल भी नज़र आ रही है और इसको मैं अपने ज़ोर पे खुद मैं जो है इसको मिसमैनेजमेंट नहीं कहता। ये कोई बहुत अच्छा काम है जो हर साल करता है और इस साल भी उसने वो जो तीर है वो कसा हुआ है और उसने छोड़ा है और कीमत जो है वो भाग रही है। जी रियाज आनी की आपने जुबानी सुना तो पहुंच ही गए ना, मतलब गोदाम ही पहुंच गए हैं कि देखने के लिए होकर रहा है क्या होता है और इस मर्तबा क्या हो रहा है। लाहौर चलें? बिल्कुल जी, लाहौर चलते हैं और लाहौर में जवाद मलिक हमें बता रहे हैं वहाँ क्या हालात हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आटे की जो सूरत हाल बाज़ार में हमने सर्वे किया है और चेक किया है। बाज़ार में आटा इस वक्त हमें उसकी दस्तियाबी जो है इंतहाई मुश्किल है। इस वक्त जो बाज़ार में आटा है, ना सिर्फ उसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं बल्कि उसकी किल्लत भी हम देख रहे हैं कि बाज़ार जो मार्केट ड्राई हो चुकी है। और चक्की आटे की बात करें तो उसका रेट जो है इस वक्त कोई दुकानदार 135 रुपये किलो बेच रहे हैं खुला आटा, कुछ दुकानदार 140 रुपये बेच रहे हैं। वो हमें कुछ मिल रहा है लेकिन उसकी कीमत भी आए रोज़ उसमें इजाफा होता जा रहा है। लेकिन जो कमर्शियल आटा और सरकारी आटा है
उसकी कीमत, हालांकि जो कमर्शियल आटा था उसकी कीमत 1385 रुपये थी, वो बढ़कर अब 1750 रुपये हो चुकी है, लेकिन बाज़ार में नहीं मिल रहा। पंजाब के छोटे बड़े शहरों वहाँ भी यही सूरत हाल है। इस वक्त चूँकि गंदम महंगी हो रही है और स्मगलिंग हो रही है, तो इस सारी सूरत हाल का जो मिडल मैन है, जो माफिया, वो उसका फ़ायदा उठा रहा है और होर्डिंग की जा रही है। जो गंदम महंगी होती जाएगी, जो गंदम है ज़ख़ीरा की गई है वो बाहर आती जाएगी। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हम देख रहे हैं किरदार कोई हमें पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। ना महकमा खुराक, ना ज़िला इंतज़ामिया हमें नज़र आती है मार्केट में, और ना छापों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से ना गंदम मिल रही है बाज़ार में, ना आटा मिल रहा है। लोग खवार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और आटे के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। तो हालात जो है इंकशाफात जब बात कर रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है। हाँ, स्मगलिंग भी हो रही है, अक्रॉस द बॉर्डर भी जा रहा है गंदम, और लिहाजा ऑब्वियसली जितनी गंदम थोड़ी सी मिलेगी तो आटा तो ऊपर जाएगा ही। मतलब ये सिचुएशन जो है जवाब मलिक ने लाहौर से हमें बताई है। अफगानिस्तान से हमें कभी कोई सुख मिल सकता है? मतलब आटा हमारा वहाँ चोरी हो रहा है, डॉलर हमारे वहाँ जाते हैं, डॉलर तो मतलब दहशतगर्द हमारे वहाँ से मुनज़्ज़म होकर वापस आके कार्रवाइयाँ करते हैं। दैट विल बी अनदर स्टोरी। लेकिन ये डॉलर जो हमारे यहाँ जो ख़त्म हो रहा है और जिस पे एक वो एक बार लगाया हुआ है ना कि कितना डॉलर आप ले सकते हैं और कितना नहीं, बिकॉज ज़्यादा तो अफगानिस्तान जा रहा है। दे कैन नॉट ट्रेड इन रुपीज़ एनी मोर। वो तो तालिबान हुकूमत ने पहले ही उनको मना कर दिया, तो नाउ इट इज़ डॉलर, और आएगा किधर से? पाकिस्तान से। एनीवे, दैट्स फॉर अनदर टाइम। क्वेटा अभी चलेंगे और नदीम कौसर हमें बताएंगे कि क्वेटा में आटा किस भाव मिल रहा है। ये बलूचिस्तान में आटे की जो किल्लत है उसका बुरान जो है वो गंभीर होता जा रहा है, जिसकी वजह जो है फ्लोर मालिकान ये बताते हैं कि पंजाब और सिंध से आटा और गंदम जो है वो आ नहीं रहा है, उन्होंने पाबंदी लगा दी है। जबकि बलूचिस्तान हुकूमत के पास गंदम का जो स्टॉक है वो काफ़ी कम हो गया है। बामुश्किल 10,000 बोरियाँ जो हैं इस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट के महकमे खुराक के पास मौजूद हैं। तो इस सूरत हाल की वजह से जो आटे की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। जो तकरीबन 120 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ आटा कोयटा में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि अंदरून बलूचिस्तान की कीमतों में मज़ीद भी इजाफा हुआ है। जो 100 किलो आटे का थैला है वो उसकी कीमत 12,000 रुपये तक पहुँच गई है, और अंदरून बलूचिस्तान ये कीमत मज़ीद भी बढ़ गई है। इस सिलसिले में महकमा खुराक के हुकाम से हमारी बात हुई है। उनका कहना यही है कि तकरीबन 2 लाख गंदम का मुआहदा जो है बास्को से हुआ है। ये गंदम 10 से 12 दिन में यहाँ कोयटा पहुँच जाएगी, और उसके बाद जो है गंदम जो आटे और गंदम की कीमतें हैं उसमें कमी होने का इम्कान है। सेम सिचुएशन एवरीवेयर। अगर देखें तो सारों की सिमिलैरिटीज़ भी हैं। नदीम कौसर वॉज रिपोर्टिंग फ्रॉम कोयटा। पेशावर से भी पता करते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। दानियाल अजीज़ इज़ जॉइनिंग अस। पेशावर में 20 किलो आटे के तेले की कीमत में मज़ीद इजाफा हो गया, और 20 किलो आटे का तेला इस वक्त आम मार्केट में 2500 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो फ़ाइन आटा है वो 2600 और 2700 रुपये में 20 किलो आटे का तेला जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जो मिक्स आटा है वो पहले 1200, 1300, 1500 से जाकर 2000, 2100, 2200 रुपये में हो गया, और अब जो है ये आटा 2500 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिससे शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। एक जानिब महंगाई इतनी है कि घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, दूसरी जानिब आटा जो है वो भी दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। शहरी हुकूमत से ये मुतालबा करे कि आवाम को सस्ता आटा फराहम किया जाए ताकि शहरी जो है वो सुख का सांस ले सके। जी अच्छा जी, ये फैसलाबाद से हमाद अहमद हमें रिपोर्ट कर रहे थे। तो ओवरऑल सिचुएशन जो ये है और रीजनिंग भी जो बताई जा रही है वो सब आपके सामने है। थे पेशावर से अब हम जाएंगे फैसलाबाद। ओके, पेशावर से दानियाल थे। एनीवे, कहने का मतलब है नॉट दैट यू आर गोइंग टू हियर एनीथिंग डिफरेंट, इट्स द सेम स्टोरी। सो फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है ये बताएंगे अब हमें हमाद। गॉट इट। जी, फैसलाबाद में कीमतें बढ़ने के बाद आटा आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। एक बहरान की सी सूरत हाल पैदा होने जा रही है, और फ्लोर मिल्स का 15 किलोग्राम फाइन आटे का थैला उसकी मार्केट में कीमत 1800 से 1900 रुपये तक पहुंच चुकी है, और फी किलोग्राम जो आटा है वो 120 से 125 रुपये में दस्तयाब हो रहा है। इसके साथ ही जो आटा तैयार करने वाली चक्कियाँ हैं वहाँ पर फी किलोग्राम आटे की कीमत 130 रुपये से बढ़ चुकी है। चक्की मालकान का ये कहना है कि मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 4200 से ज़ायद हो चुकी है, जिसकी वजह से आटे की कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। दूसरी जानब गंदम का कोटा फ्लोर मिल्स को फ्राहम किया जा रहा है। उससे तैयार होने वाला जो सरकारी आटा है उसका 10 किलोग्राम का थैला 648 रुपये, जबकि 20 किलोग्राम का थैला 1295 रुपये में शहरियों को फ्राहम किया जा रहा है। ताहम शहरियों की ये शिकायत है जो
आटा फ्राहम करने के मुकर्रर औकात हैं। एक तो ट्रक वहाँ पर ताख़ीर से पहुँचते हैं, जबकि मुकर्रर वक्त ख़त्म होने से पहले ही ट्रक वहाँ से वापस ले जाते हैं। शहरियों का ये मुतालबा है कि एक तो आटे की दस्तयाबी को बेहतर किया जाए, इसकी मिकदार को बढ़ाया जाए, जबकि जो मामलात में बदइंतज़ामी नज़र आ रही है उसको भी दुरुस्त किया जाए। जी सो फैसलाबाद में हमाद अहमद हमें सूरत हाल से मुतालिक बता रहे थे। आटे की दस्तियाबी को बेहतर बनाया जाए। पता है क्या, मिल भी नहीं रहा। बहुत सी जगहों पे ये शिकायत भी हो रही है कि महंगा तो चले मिल ही रहा है, बहुत से लोगों को दस्तियाब ही नहीं है आटा। सो ये भी है, ये इशू भी है। अच्छा जी, अच्छा, आज ये एक तो ट्रिब्यूट सब हमने कुछ देना बिल्कुल है, और ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड। आज और 27 दिसंबर है आज, और आज पाकिस्तान की ऐसी सियासी शख्सियत का यौम शहादत मनाया जा रहा है जो जिनके बारे में हम क्या बात करें, जो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जमहूरियत के लिए लड़ती रहीं, और उनके अंदाज़ सियासत ने औरत के कमज़ोर होने का रवायती तसव्वुर था वो यकसर बदल डाला। टोटली चेंज फॉर एवर। और हम बात कर रहे हैं, आप समझ ही गए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की चहीती बेटी बेनज़ीर भुट्टो की। जहां आज 2022 में हमारे हमसाए में ये बहस हो रही है कि ख़वातीन को तालीम का हक़ हासिल है या नहीं है। इनफैक्ट नहीं है वहाँ पर हासिल। वहाँ 1988 में बेनज़ीर मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म सरबराह मुमलिकत बनकर सामने आई, और उन्होंने दुनिया में ना सिर्फ ये बताया कि पाकिस्तान कितना प्रोग्रेसिव है कि एक ख़ातून को इस ओहदे पर बिठा सकता है, बल्कि उन्होंने इस ओहदे पर बैठकर अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया। सो ये सारी चीज़ें भी तारीख़ का हिस्सा हैं। और लिटरली एक ऐसी पॉलिटिकल शख्सियत थी जो खैबर से कराची तक लोगों को यकजा करती थी, और लोग इनसे वालिहाना मोहब्बत करते थे। अच्छा, और ये तो खैर हम ज़रा पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे द वर्ल्ड ओवर जहाँ जहाँ ये गई हैं, आज तक इनका नाम जो है उसको लिया जाता है। एक जब विमेन लीडर्स की बात होती है दुनिया में, तो इनका नाम, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम जो है वो सरे फहरिस्त होता है। एक कंपैरिजन अब्दुल्ला जो है वो दिया भी जाता है इनके नाम से, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह आपने बड़ी अच्छी तरह बताया भी है कि मुसलमान अगर सारे मुल्क देखें, जहाँ एक ऑनेस्टली दुनिया तो यही सोचे कि मुसलमान मुल्कों में एक औरत का हेड ऑफ स्टेट होना तस्वर नहीं हो सकता, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत पहले हो गया था। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अदर एग्जांपल्स नाउ एज वेल, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो वाज डेफिनेटली द फर्स्ट वन। अच्छा जी, गड़ी खुदा बख्श में आपको पता है आज पीपल्स पार्टी ने एक जलसा भी मुनक्किद किया है। फॉरेन मिनिस्टर और बेनज़ीर भुट्टो के फ़र्जंद बिलावल भुट्टो उसमें खिताब भी करेंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ार के अहाते में कारकुनों का रश है। सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतज़ामात इस मौके पर किए गए हैं। सो दिस इज़ द लेटेस्ट। और कल रात ही बिलावल भुट्टो ने अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट किया हुआ था कि वो लाड़काना पहुंच गए हैं, और फिर गड़ी खुदा बख्श जाकर वो अपने लोगों से मुलाकात करेंगे और बीबी के चाहने वालों से खिताब करेंगे। अच्छा, कुछ अगर हम आपको फुटेज दिखा भी सकते हैं उस दिन की। आपको पता ही है कि ये सारा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई रावलपिंडी के लियाकत बाग में हुई थी, जो कि एक हिस्टोरिकल एक्चुअली अगर उसको देखा जाए, वो जगह जो है उसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। ये कुछ रशेस अब्दुल्ला, मैं जब ये देखती हूँ तो हर किसी को मेरा ख्याल है कि वो मोमेंट भी याद होगा और उस दिन में अपनी जिंदगी में क्या हो रहा था, वो भी याद आ जाता है। कहाँ थे, क्या कर रहे थे जब आपको ये पता चला कि ये हमला जो है, और ये हमले का तो पता चल ही गया था, लेकिन उसके बाद कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हो गई है, इसकी तस्दीक ऑब्वियसली कुछ देर बाद हुई। लेकिन जब ये फुटेज सामने आई तो सारा मामला बड़े क्लियरली नज़र भी आ गया कि एक्चुअली इधर हुआ क्या था। और पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, सबकी नज़रें जियो न्यूज़ की तरफ थीं, और सब बस एक एक लम्हे किसी मुस्बत ख़बर का वेट कर रहे थे, लेकिन वो ख़बर ना मिल सकी, और अल्टीमेटली यही पता लगा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई हैं, इस दुनिया में नहीं रही हैं। लेकिन लेगेसी देखिए कि आज के सियासतदानों को वैसे सीखना चाहिए, क्योंकि आज के सियासतदानों के अगर 5 साल 6 साल 10 साल तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने के अगर मुख्तलिफ हम बयानात चला दें तो वो तजादात से भरे पड़े होते हैं। और बेनज़ीर भुट्टो का हमेशा एक ही उसूली मौक़िफ़ रहा, और वो सियासत की बारीक बीनियों, पाकिस्तान में सियासत के मुख्तलिफ राज और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, और किस तरह से इस सब के बीच में
इन्होंने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करनी है, इन तमाम मामलात को बड़ा बखूबी जानती थीं और तनकीद का भी कितना ही सामना रहा। मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन भी की गई और क्या क्या नहीं किया गया, क्या क्या नहीं किया एक गया। एग्जाम्पलरी स्ट्रेंथ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, इनकी स्टेटमेंट्स, इनकी स्टैंडिंग टू व्हाट शी वाज कन्विंस्ड अबाउट, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए। और आज तक जो नए पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लीडर्स हैं, उनके लिए तो एक आप समझेंगे एक ऑलमोस्ट शी इज़ लाइक एन इंस्टीट्यूशन। फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनकी बड़ी मज़े की तकरीर है। आपको पता है कि वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ बहुत सारी चीज़ें वैसे ही जोड़ दी जाती थीं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। तो इनके शौहर के घोड़ों का भी तस्करा ज़बान ज़द-ए-आम था। बड़ी मशहूर है एक्चुअली वो बात। हाँ, कि जनाब सेब के मुरब्बे खाते हैं वो घोड़े, शहद पीते हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रही हैं कि ज़रा लाओ ना वो घोड़ा जो सेब और कीनू के मुरब्बे खाता है और शहद पीता है, मुझे दिखा दो दुनिया में कौन सा घोड़ा है वो जो मुरब्बे खाता है। अब्दुल्ला डरती भी नहीं थी और एक उनका स्टांस भी यही था कि कुछ भी कर लो आगे से, मुझे कुछ नहीं होने वाला। एंड शी हैड अ वेरी फनी बोन जिसको कहते हैं। शी वाज वेरी विटी, उनके स्टेटमेंट से, उनकी बातों से बड़ी अच्छी तरह ये बात आया थी। और शी वाज आल्सो स्टाइल आइकॉन बाय द वे। ये जो विट है ना, ये वैसे उनके साहबजादे ने भी उनसे इनहेरिट की है। सो बिलावल भी आपको पता है कि जब रिपोर्टर्स से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़रा कटिंग एज हो जाते हैं। सो वो सारी चीज़ें भी हमारे सामने हैं, बट इट्स अ लेगेसी जिसका बोझ भी है और बड़ा मुश्किल भी है इसको कंटिन्यू और कैरी ऑन करना। ट्रू। अच्छा जी, ऑफ कोर्स जियो न्यूज़ विल कीप यू अपडेटेड ऑन ऑल द हैपनिंग्स रिगार्डिंग दिस। हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। भाई कितनी बुरी बात है कि रमीज़ राजा कह रहे हैं कि उन्हें तो सामान भी नहीं उठाने दिया और गुंडागर्दी करते रहे। जो 17 लोग नए आए हैं दंदनाते फिर रहे थे। बहुत गुस्सा उनको चढ़ा हुआ था और उन्होंने बहुत कुछ कह दिया और कुछ चीज़ों में सही भी था, मतलब बात लगी भी सही और कुछ नहीं भी सही लगी। अब पता नहीं कि उनका एक्चुअली सामान उन्हें उठाने दिया नहीं उठाने दिया, ये तो हम हाँ हम इसकी तस्दीक भी करेंगे ना। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और कल के मैच की परफॉर्मेंस पे भी हम ज़रा बात कर लें। आज हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 317 5 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान आज खेल का सिलसिला दोबारा से शुरू करेगा और रमीज़ राजा की गुफ्तगू की हम बात कर रहे थे। अच्छा, लेकिन बहुत सी बातों में एक बात जो हम आपको, बिकॉज हम रमीज़ राजा की बात इससे पहले कर ही रहे थे, तो उन्होंने एग्जैक्टली खुद ने क्या कहा है वो सुनना बड़ा ज़रूरी है, फिर भट्टी साहब पे जाएंगे। अटक गया हम। आई थिंक वी आर वेटिंग फॉर रमीज़ राजा टू एक्चुअली कम हिमसेल्फ एंड से उन्होंने क्या कहा था, लेकिन हमारे पास पड़ा हुआ था। एक्चुअली हमने एक साउंड बाइट रखा हुआ था जो कि खैर मैं बता रहा हूँ ना आपको। उन्होंने कहा जनाब ये लोग चौधराहट करने आते हैं और एक शख्स को लाने के लिए, और पता नहीं टाउट का भी शायद लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नहीं ठग्स का। यही तो हम सुनाना चाह रहे थे कि उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या थे। एनीवे, जब मिलेगा तो हम आपको सुना देंगे। भट्टी साहब क्या हाल है आपका? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी भट्टी साहब, हम बात करेंगे कल के मैच की, मतलब जो अभी चल रहा है टेस्ट मैच की, लेकिन रमीज़ राजा साहब के साथ क्या ये क्यों वो कह रहे हैं कि जी ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं और एक बड़े अच्छी सिमत में काम चल रहा था और जिस तरह मिड टर्म आके आप बच्चे को स्कूल से निकाल लें, तो इस तरफ इनकी बड़ी प्लानिंग थी और इनको अब हटा दिया गया है। देखिए हुमा, रमीज़ राजा की भी अपॉइंटमेंट जो थी वो पॉलिटिकल थी। हमारे मुल्क में तो हम साल से देख रहे हैं, जो भी पीसीबी का चेयरमैन बनता है, जब तक उसको हुकूमत की आशीर्वाद नहीं होती तो वो पीसीबी के कॉरिडोर्स में दाखिल नहीं हो सकता। और रमीज़ राजा को तो शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तकरीबन कोई 8 महीने दिए गए, 8 महीने बाद उनको हटाया गया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में नई चीज़ नहीं है। लेकिन कल वो जिस तरह अपने यूट्यूब चैनल पर और बाद में कुछ निजी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे थे, मेरे ख्याल में इतने बड़े प्लेयर के लिए, इतने बड़े शख्स के लिए इस किस्म की गुफ्तगू करना, जिस किस्म के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, ये ब्लो द बेल्ट था। अगर उनका एग्जिट खामोशी से हो जाता, जिस तरह इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो नजम सेठी साहब ने रिजाइन कर दिया और उसके बाद वो खामोश हो गए। हालांकि उनके बहुत सारे जो अकाउंट्स थे या उनके अखराजात की तफसील थी वो पीसीबी ने जारी की, लेकिन सेठी साहब ने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन रमीज़ राजा पहले 4-5 दिन तो खामोश रहे, लेकिन कल अचानक से जिस तरह वो मीडिया में आकर उन्होंने ब्लास्ट किया है, मेरे ख्याल में रमीज़ राजा का लग रहा है। हालांकि कल दोपहर को सेठी साहब कह रहे थे कि अगर रमीज़ राजा कमेंट्री करना चाहते हैं
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको नहीं रोकेगा। लेकिन कल रात के बाद मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान में तो एटलीस्ट उनका कमेंट्री का फ्यूचर कोई बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, अनटिल अनलेस के कोई हुकूमत अगर चेंज हो जाए, फिर खान साहब आ जाएं। लेकिन रमीज राजा अगर खामोशी से चले जाते, वो बहुत सारी बातें वो कर ये तो बड़ी जो मायूब हमारे बात है नहीं, वैसे लेकिन सेठी साहब कि अगर वो ये कुछ एक कह रहे दफा- हैं तो उनको कमेंट्री करने से क्यों रोकेगा कोई? क्यों रोकना लेकिन चाहिए? ये रोकना तो नहीं आपको चाहिए। ये बात रीइटरेट करनी पड़ेगी, और ये हम एक्चुअली सोच भी रहे थे, बिकॉज जब पीडीएम हुकूमत आई है तो उस वक्त भी एक स्पेकुलेशन थी कि रमीज राजा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और तब भी उन्होंने कहा था कि इन स्पेकुलेशंस में ना पड़े और काम चलता रहे। सो इट्स अ गुड 8 मंथ्स। मतलब ये पॉलिटिकली इनको रिमूव करना और अगले को लाना, ये ऐसा लग बिल्कुल नहीं रहा जो कोई उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है। अच्छा हुमा, पाकिस्तान में हाँ, बट चीफ 8 जस्टिस महीने ऑफ का उनको चांस मिला ना बीच में, वरना तो आते 8 दिनों में हटा देते। जी भट्टी साहब, सॉरी। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते थे नसीम हसन शाह। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब चेयरमैन थे तो अचानक उनको इसी तरह हटा दिया। फिर पाकिस्तान जब 92 वर्ल्ड कप जीत कर आया तो रफ़ी नसीम वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के करीब थे, उनको भी अचानक पीसीबी की जो सेक्रेटरीशिप थी वो नंबर 2 उस वक्त होते थे, तो उनको भी हटा दिया गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट में इस किस्म के वाकयात का होना ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन रमीज राजा का जिस तरह कल मीडिया पर आकर जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया, मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं था। उन्होंने अच्छा, अपेरेंटली ये समझाइए हमें ज़रा भट्टी साहब के नजम सेठी साहब की तैनाती पे वो कह रहे हैं कि एक पूरा आइन मुअत्तल करके इन्हें लगाया गया। रमीज राजा साहब भी प्राइमरीली तो एक सियासी भर्ती ही थे, इमरान खान साहब ने पिक एंड चूज़ किया और उन्हें लगा दिया। तो वहाँ क्या आइन के मुताबिक सब कुछ हुआ था और यहाँ आइन को मुअत्तल करके किया गया है, तो ये कैसे डिफरेंस क्रिएट हुआ है? अच्छा अब्दुल्ला, पीसीबी के आइन की कोई हैसियत नहीं है। जब 2014 में नजम सेठी साहब और शहरियार खान साहब थे, उन्होंने पीसीबी का आइन बनाया जो 2014 का आइन कहलाता है। फिर जब एहसान मानी 2018 में आए, 2019 में उन्होंने भी पीसीबी का आइन चेंज कर दिया। अब ये जो दोबारा ये 14 मेंबर कमेटी बनी है जिसको पीसीबी की उबूरी मैनेजमेंट कमेटी कहा जाता है, इसने फिर नए आइन की बात की और कहा है कि 2014 के आइन को बहाल कर दिया जाएगा। बेसिकली उस 2014 के आइन में जो मेन चीज थी जिस पर बहुत ज्यादा इख्तलाफ था, खान साहब डिपार्टमेंटल क्रिकेट को चाहते थे कि पाकिस्तान में खत्म कर दिया जाए और पिछले 4 साल से डिपार्टमेंटल टीमें बंद हो गई। वो नया निजाम जो लेकर आए उसको ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बहुत निजाम बड़ा कहा गया। नुकसान पहुंचाया, धचका पहुंचाया। क्रिकेटर से कभी आप मिले तो आप पूछते हैं, समझ में आती है कि उसने कितना डैमेज पहुंचाया है। अच्छा, अब ये बता दें क्या कल के मैच की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है, पर्टिकुलरली बाबर एंड सरफराज की, लेकिन हमारा टॉप ऑर्डर एक मरतबा फिर नाकाम हुआ। अब्दुल्ला, कल एक हिस्ट्री क्रिएट हुई कि दुनिया में क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी टीम के दोनों ओपनर्स जो हैं वो स्टंप आउट हुए स्पिनर्स पर। तो नॉर्मली ये क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर हमारे जो टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस है, खास तौर पर शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक या इमामुल हक हैं, सऊद शकील भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। लेकिन पिछले 4-5 दिन से पाकिस्तान क्रिकेट में जो कहानियां चल रही हैं, जिसका हम थोड़ी देर पहले तस्करा कर रहे थे, उसमें बाबर आजम भी उसकी लपेट पर है। लेकिन उस प्रेशर के बावजूद बाबर आजम ने जो 161 की इनिंग्स खेली है, मेरे ख्याल में बाबर आजम को क्रेडिट जाता है। फिर इस करंट जो 5 दिन पहले जो मैनेजमेंट आई है, इसने जिस तरह सरफराज अहमद पर ट्रस्ट किया है, 12 इनिंग्स में नाकाम रहने के बाद रिजवान को खिलाया है। शाहिद आफरीदी जो नए चीफ सिलेक्टर बने हैं, तो सरफराज अहमद ने तकरीबन 26 टेस्ट रिजवान खेले, 4 साल वो बाहर रहे। लेकिन कल सरफराज अहमद ने क्या कमाल बैटिंग की है, 196 रन की मुश्किल वक्त पर पार्टनरशिप थी उनकी बाबर आजम के साथ, और अब पाकिस्तान टीम ड्राइविंग सीट पर है। तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में हम सियासी बातें ज्यादा करते हैं, अगर क्रिकेटिंग डिसीजन हम करें, जिस तरह सरफराज अहमद को खिलाया गया, उन्होंने प्रूव किया कि उनको गलत बिठाया गया था, तो हमारी टीम आज भी बुरी नहीं है। लेकिन हम बाज दफा जो बैकग्राउंड पर चीजें चल रही होती हैं उसके असरात देखते हैं कि हमारी टीम पर आते हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में हमारी गवर्नेंस का हमारे बोर्ड में फुकदान है। अगर गवर्नेंस अच्छी हो जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट अभी भी बहुत ऊपर जा सकती है, मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान 3 टेस्ट आ रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट की अथॉरिटी तो चैलेंज हुई है,
लेकिन अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाता है तो हमारे जख्मों का भी मदावा होगा, जो लोग नाराज हैं। अब देखना, नेशनल स्टेडियम में बहुत कम टिकटों की कीमतें, लोग आ नहीं रहे हैं। लोग इसलिए नहीं आ रहे कि पाकिस्तान टीम होम ग्राउंड पर लगातार 4 टेस्ट मैच हार गई है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह कल पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है, अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ ये टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो लोग भी आएंगे। अब्दुल्ला और हुमा, आपको भी ऑफर है, आप वैसे तो पीएसएल में तो आते हैं लेकिन टेस्ट मैचेस में आप लोग आते नहीं है। You're right, हमें भी आना चाहिए। और You're very बॉक्सिंग डे right, पे we should be- आपको पता है ना, बड़ी कम अटेंडेंस किसी भी टेस्ट मैच की कल देखी गई है। मतलब ऑब्वियसली दुनिया भर में तो एक हॉलिडे अच्छा, ये सीजन तो चल रहा होता है। यू आर वेरी राइट एंड हमारे यहाँ it's not the same. वी शुड डेफिनेटली मेक एन एफर्ट, और ऑब्वियसली हम जाएंगे तो डेफिनेटली अनाउंस करेंगे, फिर हमारे जरा लोग जो हमें पसंद करते अच्छा, हैं आज शायद के हमारी दिन क्या खातिर आ हम जाए। पूरा दिन लेंगे आज? हाँ, आज का क्या स्ट्रेटजी होगी भट्टी साहब? मेरे ख्याल में बाबर आजम, उन्होंने 196 बनाए थे मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी नेशनल स्टेडियम पर। आज अगर उनको शुरू में कोई 15-20 मिनट निकाल गए तो मुझे लग रहा है कि बाबर आजम आज डबल सेंचुरी भी बनाएंगे और पाकिस्तान को 450 पौने 500 रन अगर कर जाए तो बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। फिर उसके बाद पाकिस्तान के बॉलरों का खेल है। और 2 दिन पहले जब यहाँ प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाबर आजम ने कहा कि हमारी स्ट्रेंथ हमारी बैटिंग है, तो पाकिस्तान की बैटिंग ने अभी तक ऊपर जो झटका लगा उसके बाद संभली है, बेहतर पोजीशन में है। उम्मीद है कि आज बाबर आजम, जो उनका दुनिया में एक मकाम और मर्तबा है, जिस क्लास की कल 12 पर उनका कैच भी ड्रॉप हुआ था, लेकिन उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है अंडर प्रेशर। तो उम्मीद है कि आज वो पाकिस्तान की इनिंग्स को मजीद मुस्तहकम करेंगे। और पाकिस्तान चूंकि ड्राइविंग सीट पर है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ये कराची टेस्ट जीतेगा। और फिर जो इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने नाकामियां दी थी, तो उसका कुछ ना कुछ मदावा होगा इस टेस्ट मैच में। इंशाल्लाह भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। डेफिनेटली पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड गुड लक टू बाबर आजम फॉर द डबल सेंचुरी For इंशाल्लाह। today. और हम इनकी डबल सेंचुरी को कल यहाँ सेलिब्रेट करेंगे और फिर से ज़रा क्लियर We are करेंगे। always open to celebration। आपको पता है, हमें तो मौका चाहिए, कुछ भी सेलिब्रेट कर लेंगे हम लोग। और साथ ही एक मूवी का जिक्र मैं भाई शोएब करना मंसूर चाहती हूँ। मैं की करना नई चाहती फिल्म आ रही है, बताएं क्या नाम है आप इसका? बताएं। नाम है इसका आसमान बोलेगा। अच्छा जी, और ये आपको बता दें कि जियो फिल्म्स के ताउन से ये फिल्म आ रही है और ये नए साल के मिडल में आएगी, 2023 के। और थोड़ा सा इसकी स्टोरी लाइन आपको पोस्टर से भी शायद समझ आ जाए, लेकिन ये था जी बैरून मुल्क, नहीं, ये फिल्म बालाकोट पर भारतीय फ़िज़ाइया के हमले के बाद पाक फ़िज़ाइया के भरपूर ऑपरेशन, आपको याद ही होगा, स्विफ्ट रिटॉर्ट के सच्चे वाक़यात पर मबनी है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। अदरवाइज़ हमारे यहाँ कम ऐसी मूवीज़ बनती हैं विच आर बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। तो ये और ये तो बड़ा करंट रियल इवेंट है, ये तो कुछ साल पुरानी बात ही है। सर्टेनली। हीरोइन कौन है? मुझे नजर नहीं आ रही यहाँ से इस फिल्म के जरिए। अच्छा, साथ आपको बता दें कि हीरो माया अली है भाई, माया अली हीरोइन है और इमाद इरफानी इसमें हीरो नजर आ रहे हैं। मुझे तो हीरो भी नहीं जो नजर आ रहे थे। गालिबन नहीं, यकीनन एक एयरफोर्स पायलट ही बने हुए हैं बने ना, वो हुए हैं, ऑब्वियसली फाइटर यूनिफॉर्म पायलट पहना हुआ बने है होंगे उन्होंने, वो अभी। जैकेट सूट जंप। बिल्कुल, वो आपको नज़र भी आ रहा है। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज ये वो इवेंट्स हैं मुल्क में कुछ साल पहले ही हुए और हम सारे बड़े इन्वेस्टेड रहे इसमें और वी केप्ट फॉलोइंग। और आपको पता है दैट इज़ फैंटास्टिक, तो हमारा एक वो लाइन बन ही गई उसके बाद। सो इट वुड बी गुड टू सी कि ये किस तरह मूवी में डिपिक्ट किया जाएगा। खुदा के लिए इनकी एक यादगार फिल्म है बोल, शोएब मंसूर की, और ऑल्दो वरना वरना भी थी। हाँ थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसने बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं किया। सो लेकिन अदरवाइज आई मीन वन ऑलवेज हैज हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम शोएब मंसूर, True. तो डेफिनेटली ये मूवी भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ब्रेक के बाद मैंने गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। अच्छा, एक बात जो कि मेरा ख्याल है कि टाइम एंड अगेन अप्रूव हो गई है कि हमारे मुल्क में सहाफ़त एक मुश्किल काम है और अगर आप खातून सहाफ़ी हैं या एंकर पर्सन हैं तो ये मुश्किल और भी बढ़ जाए, फिर तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और बदकिस्मती से ख़वातीन एंकर पर्सनस को आसान टारगेट भी समझा जाता है और इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करने के बजाय ऑनलाइन ट्रोलिंग और हरासमेंट एक बहुत ही मामूल सी बात है। बल्कि आई थिंक वी हैव ऑल्सो टेकन इट इन स्ट्राइड, जो कि नहीं लेनी चाहिए। अकाउंट्स होते हैं ना, ये
पता नहीं इतने बुज़दिल होते हैं कि अपने घर में अपने बेडरूम या अपने सोफ़ा की ईज़ पे बैठते हुए किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाने, किसी को लिफाफी कहने, किसी को किसी के पता नहीं क्या कुछ कहने में कसर नहीं छोड़ते। अब्दुल्ला तब तक भी बर्दाश्त के काबिल था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही हदें क्रॉस हो चुकी हैं। अब बात जो है वो घरों तक पहुंच गई है, और घरों में घुस जाने तक बात जब जा पहुंची है तो इस पे हम भी आवाज़ उठाएंगे। निजी टीवी की खातून एंकर पर्सन हैं शिफा यूसुफजई, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके घर पर नामालूम अफराद आए, मुलाजिम पर तशद्दुद किया और पूछा कि जी कहाँ हैं ये लोग। तमाम सियासी और समाजी हलकों ने वाक़े की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट मांगी। इसी पे बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, अब तक क्या कार्रवाई हुई है। शिफा हमारे साथ मौजूद हैं। शिफा ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आप से ऑब्वियसली इजहार यकजहती करना चाहेंगे, और जिन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ रहा है वो बिल्कुल गलत है। लेट अस यू नो जस्ट कैटेगोरिकली स्टेट दैट ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके घर पे जो कुछ हुआ, क्या पुलिस अब तक जान सकी है कि वो लोग कौन थे? आपको कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस ने फराहम की? जी नहीं, पुलिस अभी तक तो पता नहीं लगा सकी है। ज़ाहिर है CCTV फुटेजेस वगैरह वो देखेंगे और देख रहे होंगे। अभी तक हो सकता है उन्होंने देखी हो, मैंने पूछा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ नहीं है इसके बारे में अपडेट कि क्या हुआ। और मुझे नहीं लगता, फ्रैंकली मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि आपको लगता है इस केस में कुछ पेशरफ्त होगी, कुछ होगा। मेरा एक और केस भी FIA में पेंडिंग था बड़े अरसे से, और वो पेंडिंग ही रह गया। एक शख्स के खिलाफ, एक यूट्यूबर के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी नहीं निकाल सके कि वो कम से कम जो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करता रहा है वो दोबारा वो चीज़ ना करे, वो वीडियोस बनाए, वो मेरे बारे में कम से कम ना बनाए। तो वो ये भी नहीं कर सका। तो अगर इतना बड़ा इदारा कुछ नहीं कर सका तो पुलिस इन कल्प्रिट्स को पकड़ सकेगी? आई डोंट रियली थिंक सो। अच्छा, अब ये बताइएगा शिफा कि ख़वातीन को हिरासा करना और सोशल मीडिया ट्रोलिंग तहरीक इंसाफ के हामी करें या उनके मुखालिफ करें, ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। इस सिलसिला ख़त्म करने के लिए पर्टिकुलरली जो हमारी सियासी जमातें हैं उनके लीडर्स कोई किरदार अदा कर सकते हैं? बिकॉज डू यू थिंक इट कम्स फ्रॉम द टॉप? हर जमात की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशल मीडिया को ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस बनाए, उसको एक ऐसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे कि वो खातून आकर तनकीद कर सके, तारीफ़ कर सके किसी के अच्छे इक़दाम की, किसी के बुरे इक़दाम पर की तनकीद कर सके। तो एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना है वो एनवायरनमेंट कि जिसमें एक सहाफ़ी ख़ुद को सेफ़ महसूस करे। अगर मैं ख़ुद को सेफ़ महसूस नहीं करूँगी, मैं चाहूँगी, शहबाज शरीफ साहब ने मैं इस चीज़ का खैर मकदम करती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस चीज़ का नोटिस लिया। और मैं ये भी चाहूँगी कि उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सहाफ़ी पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं उनको किसी तरह पाकिस्तान वापस लेकर आएँ। उनका जो फेथ है इस हमारे मुल्क में, उनकी सेफ्टी के हवाले से उसको बहाल करें, उनका कॉन्फिडेंस बहाल करें। और बाकी भी जो पाकिस्तान में सहाफ़ी हैं जो ये चीज़ फेस कर रहे हैं, जैसे मैंने फेस की है, बाकी दीगर सहाफ़ी हैं उन्होंने फेस की है। थैंक यू शिफा फॉर बीइंग विद अस, एंड होपफुली ये पता भी चल जाए कि हुआ क्या था और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। महमल सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है। महमल, आपसे भी हम इसलिए पूछना चाहेंगे क्योंकि कभी आपका नाम आता है, गरीदा फारूकी को देख लें, आसमा शराजी होती हैं, अभी शिफा की हम जिक्र कर रहे थे। ख़वातीन सहाफ़ियों और एंकर पर्सनस को ऑनलाइन जिन हालात का सामना करना पड़ता है वो हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और मेरा ख्याल है कि अब पब्लिक को भी बड़ी अच्छी तरह पता है। लेकिन अब वो ऑनलाइन से लिटरली ऑन द ग्राउंड हो गया है, और जो कि काफ़ी परेशान कुन बात है। ख़वातीन को ऐसा सॉफ्ट टारगेट या फिर इवन अ टारगेट क्यों समझा जाता है? कि देखिए, ख़वातीन सहाफ़ियों को सॉफ्ट टारगेट इसलिए समझा जाता है कि ये हमारे मुआशरे की अक्कासी करती है। हमारे मुआशरे के अंदर जो ये बात पसंद नहीं करते लोग कि खातून जो है वो कोई अपना ओपिनियन दे, तो जब ख़वातीन ऐसा ओपिनियन देती हैं जो आपकी सोच से अलहदा हो, तो फिर उसके बाद उनके ऊपर ये इस तरीके से अटैक करते हैं। मसला इस सारे अटैक के अंदर ये है कि ख़वातीन को वो एक ईजी टारगेट समझते हैं, जिनको वो सेक्शुअलाइज्ड अब्यूज़ जो है उस अटैक के वजह से होता है, उसके अंदर रेप थ्रेट्स होती हैं, उसके अंदर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, और ये सब जो है मुश्किलात का सामना जो है ख़वातीन सहाफ़ियों को करना पड़ता है। अच्छा महमल, अब इस सिलसिले को, इस हरासमेंट के सिलसिले को अगर रोकना है तो कैसे रोकना है? कौन इक़दामात करे, क्या इक़दामात करे? क्या कोई मिसाली सज़ा दी जाए, कोई नए क़वानीन बनाए जाएँ, जो मौजूदा क़वानीन हैं उन पर अमल दरामद बेहतर हो सकता है? हाउ टू स्टॉप इट? देखिए, हमने देखा था कि बहुत सारे कवानीन, खासतौर पे जिस तरह का पीका का कानून आया,
तो उस वक्त नून लीग ने कहा तो ये था कि ये खवातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन हमने देखा और उस वक्त भी यही एक्चुअली इसके ऊपर क्रिटिसिज्म था कि ये खवातीन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा बल्कि ये डिसेंटिंग वॉइसेस को टारगेट करेगा। और वही हमने देखा कि पीका के कानून को किस तरीके से ड्रैकोनियन तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो ये जो कवानीन हैं, वैसे तो खैर कई कवानीन हैं, डेफेमेशन के भी हैं और भी कवानीन हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो इस्तेमाल सही तरीके से होते नहीं। अगर तो कवानीन पर प्रॉपर अमल दरामद हो तो ये बिल्कुल इस तरह की जो मुनज़्ज़म कैंपेन्स होती हैं इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। दूसरी चीज मैं ये जरूर कहूंगी कि जो बिग टेक है, जिस तरह यानी कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ये जो सोशल मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको भी अपने थोड़े से रूल्स और अपनी टीम्स थोड़ी सी बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि जब रोमन उर्दू के अंदर या हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर जब अब्यूज इस किस्म की आती है, रेप थ्रेट्स आती हैं, डेथ थ्रेट्स आती हैं, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि उनको लगता नहीं है कि उनके रूल्स वायलेट किए गए। तो मेरे ख्याल में ये भी एक अहम नुक्ता है, उनको बेसिकली समझ भी नहीं आती। महमल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और दिस एब्सोल्युटली हैज़ टू स्टॉप। जिस तरह महमल ने कहा कि हमारे यहाँ अगर रूल्स लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट ही हो जाए तो बड़ी बात है। हमारे यहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होंगे? हम तो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ देते हैं, तो हमने क्या रूल्स और लॉज को हमने इम्प्लीमेंट करना है? एक डेफेमेशन का लॉ अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए ना, तो ये बहुत सारा झूठ जो बांधा जाता है दूसरों के साथ, उसका सिलसिला कहीं शायद थम सके या कम हो सके। बिकॉज जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के कुछ भी कह देता है किसी के भी बारे में, ये लिफाफी है, ये फ़लाँ है, ये ढिमका है, किसी के पास कोई सबूत नहीं होता, बस कहना है ना। और ये हमारा सॉर्ट ऑफ कल्चर बन चुका है, और अगर डिफेमेशन के कवानीन कुछ बेहतर हो जाएँ तो शायद ये सिलसिला थमे। शायद। हम ले रहे हैं ब्रेक, हेडलाइन ब्रेक के बाद आ रहे हैं। सेकेंड आवर। वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्वीट्स एंड सम ऑफ देम आर रियली फनी। एक अभी आप मुझे दिखाई रहे थे। एनीवे, अच्छा जी, आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और आपको बताएं कि चीन और भारत में इस वक्त कोरोना सूरत हाल जो है वो बिल्कुल तशवीशनाक हो चुकी है, और पाकिस्तान को भी इस तनाजुर में ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। ये हम कल परसों से जिक्र कर रहे हैं कि कुछ कोविड के केसेस जो हैं, नंबर्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हम ज़रा रिलैक्स हो गए थे ना कि अब तो ये सिस्टम ठीक हो गया है, बट नॉट रियली, अब दोबारा से राइज हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर शाजिया सुमरो ने अगरचे कहा कि पाकिस्तानियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माहिरीन कह रहे हैं कि एहतियात तो करनी होगी। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 12 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह अभी तो 0.41 है, लेकिन आपको पता ही है दिनों की बात होती है, हफ्तों की भी नहीं, कि शरह बढ़ना शुरू हो जाती है। मौसम भी सर्द है, पिछले साल भी हमने इस मौसम में सर्ज देखी थी, और इस मरतबा फिर से खदशा जाहिर किया जा रहा है। किस तरह से मुकाबला करना है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारी 90% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। डॉक्टर फैसल सुल्तान साबिक मुशीर सेहत हैं, जब कोरोना वबा ने हमला किया पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में, इनकी टीम की और इनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। डॉक्टर फैसल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और डॉक्टर फैसल, शुड वी बी कंसर्न्ड, क्योंकि हम इर्द गिर्द अपने देख रहे हैं द फिगर्स आर, द नंबर्स आर गोइंग अप एंड वी हैव बीन देयर बिफोर, तो हमें कंसर्न होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? मेरे ख्याल से इसमें एक हेल्दी लेवल ऑफ कंसर्न जो है, अगर उसको कह लें, या एक इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, लेकिन यकीनन कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें करनी चाहिए मैं समझता हूँ, और वो गवर्नमेंट के ज़रिए वो नोटिफिकेशंस, वो तंबीह जो है वो इशू भी हो रही है, वो बता भी रहे हैं NIH के ज़रिए। अब वो ये है कि अगर आप को नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, इस सूरत की कोई सिम्टम्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, उस वक्त मास्क पहन लीजिए, और बहुत जैसे कहते हैं ना, जहाँ बहुत लोग हों वहाँ जाने से इज्तनाब बरत लें। इस वक्त तो हम यही कह सकते हैं। जो अदाद शुमार हैं, जैसे आपने बताया कि उनमें कुछ थोड़ा बहुत आपको हल्का सा इजाफा नज़र आता है, लेकिन ज़ाहिर है इस पर नज़र इसलिए रखने की ज़रूरत होती है चूँकि हम पिछली कई वेव्स में देख चुके हैं कि ये बहुत कम से ज़्यादा जाते को बहुत कई दफ़ा टाइम नहीं लगता। दूसरी जो बात आपने कही वो भी अहम है, वो ये कि जो अक्सर लोग जिन्होंने अब 90% 90% पाकिस्तानी जो हैं वो वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और इससे कम से कम शदीद बीमारी के खिलाफ इंशाल्लाह प्रोटेक्शन हासिल रहेगी। लेकिन अगर चंद जो लोग रह गए हैं जिन्होंने नहीं टीका लगवाया, नेचुरली उनको भी लगवाना चाहिए, और जिन लोगों ने बूस्टर या इजाफी डोज नहीं लगवाई उनको भी लगवा देना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन मेरी इत्तला के मुताबिक अवेलेबल भी है,
और ये प्रॉपर वाली वैक्सीन है जो कि मौसर साबित होगी। डॉक्टर साहब, सर्टनली 90% पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन में आपका और आपकी टीम का भी बड़ा अहम किरदार रहा है और उसको भी सराहा जाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि वो जो 6 महीने वाली विंडो थी कि भाई 6 महीने बाद इस वैक्सीन का असर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब बहुत से लोगों को वैक्सीन लगवाए हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है, ओवर अ ईयर तो हो चुका है, बूस्टर्स लगवाए हुए भी ओवर अ ईयर हो चुका है, तो क्या हम ये समझें या ये तसल्ली रखें कि अभी भी ये वैक्सीन जो हमने लगवाई थी साल पहले ये हमारी हिफाजत कर सकती है? अच्छा, इसकी जो चूँकि थोड़ा सा मेरा रोल इस वक्त फ़र्क है तो मैं ज़रा केयरफुली इसका जवाब दूंगा। इसका जो ऑफिशियल जवाब है वो हमारे सरकारी इदारों को देना चाहिए, क्योंकि हमेशा ना देखिए जो अच्छाई थी, जो स्ट्रेंथ थी हमारी कोविड रिस्पांस की, वो थी कि हम यूनिसन एक आवाज़ में बोलते थे। तो वो एक आवाज़ कायम रहनी चाहिए और हर किसी को अपने ख्यालात और आइडियाज़ ज़्यादा पेश नहीं करने चाहिए। एक जगह से एक प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर प्रोफेशनली आप मुझसे पूछें तो मैं समझता हूँ कि जो हमने वैक्सीन लगवाई थी उसका ज़रूर असर कायम रहता है। कुछ असर वक्त के साथ हल्का या ज़ाइल हो जाता है, या कम हो जाता है, या मंदा पड़ जाता है, और उसी वजह से ये जो इजाफी डोजेज हैं ये लगवाने की जिसे कहते हैं रिकमेंडेशन दी जाती है, खुसूसन उन लोगों के साथ जो उम्र में ज़्यादा हैं, जो जिनको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत कम हो। तो उस सूरत में चेस्ट डिजीज़ जिनको हों, कार्डिक प्रॉब्लम्स हों, डायबिटीज़, ये वो तमाम कंडीशंस हैं जिसमें कि थोड़ी फालतू एहतियात बरतना कोई बुरी बात नहीं। और अगर एक इजाफी या 2 इजाफी डोजेज़ वैक्सीन की लगवा लें तो ये बेहतर साबित होगा उनके लिए भी और माशरे के लिए भी, क्योंकि इससे फिर बीमारी के फैलाव में भी तो ऐसा डॉक्टर साहब, इन योर प्रोफेशनल ओपिनियन, ऐसी कोई बुराई भी नहीं है कि अगर आप बूस्टर्स 1-2 बूस्टर्स लगवा चुके हैं तो उस पर मजीद बूस्टर भी लगाया जा सकता है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं? जी देखिए, उसमें होता ही है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, जब हम उसको वैक्सीन लगाते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो पहली दफ़ा तो आप उसको इम्यून सिस्टम को बता रहे होते हैं कि देखो जो जरासीम आएगा उसकी कोई ये सूरत शक्ल होगी और इससे ज़रा चौकन्ना रहना, होशियार रहना, देखते रहना कि ये चीज़ आए तो आपने फटाफट अपने क़ुव्वत जो है उसको दिखाना है और उसको जरासीम को जिस्म से ज़ाहिर कर देना। अच्छा, और फिर तो आपका सिस्टम उसको पहचान जाता है, उसे एक तरह से उसकी आपने उसको तस्वीर दिखाई होती है और वो उससे यूज्ड टू हो जाता है। फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद उसका जो असर है, जो उसकी इम्यूनिटी का लेवल है, वो कई दफ़ा खुद ब खुद ज़रा कम पड़ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपके इम्यून सिस्टम ने ढेरों और जरासीम और का भी मुकाबला करना। तो कई दफ़ा जब कुछ वक्त गुजर जाए तो ये ख्याल किया जाता है कि इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मुदाफ़िअत को याद दहानी के तौर पे आपने दोबारा से ज़रा बताना है कि देखें ये चीज़ आ सकती है, तो उस सूरत ताकि वो तैयार और होशियार रहे। इसको बिल्कुल अगर मैं सादे अल्फाज में बताऊं तो जैसे मैंने ये अर्ज़ किया, ये इसी तरह से है, और इसलिए बूस्टर लगवा लेने में कोई हर्ज नहीं, ख़ासतौर पर अगर कुछ हिस्सा गुजर चुका हो, खुसूसन अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली ये बता दें कि जो चाइना में सर्ज आया है और वो तो मतलब काफ़ी आगे हैं हिफाजती इक़दामात करने में भी, वैक्सीनेशन में भी, फिर इंडिया में भी सर्ज आया है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? और ये जो अभी वेरिएंट है ये पहले जैसा ही है, मुख्तलिफ है? अच्छा, जो वेरिएंट, हर नया वेरिएंट होता है वो उसके बारे में फ़ौरन ख्यालात और तशवीश और जिसे कहते हैं ना तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, लोग परेशान हो जाते हैं। जनरली स्पीकिंग जो नए वेरिएंट्स होते हैं, आम तौर पे, मैं फिर से कहूँ, आम तौर पे जो नए वेरिएंट होते हैं वो फैलते ज़रा तेज़ हैं, लेकिन आम तौर पे वो इतने मुहलक नहीं साबित होते। लेकिन इसकी बहुत बड़ी एक्सेप्शन डेल्टा वेरिएंट था, जैसे आपको याद हो। तो इसलिए वेरिएंट की जो एनालिसिस है वो जारी रहती है और उसको देखते रहना चाहिए। इस वक्त मेरी इत्तला के मुताबिक जो नए वेरिएंट्स हैं वो फैल तो रहे हैं और चाइना में खुसूसन वो नज़र आया, लेकिन इसकी जो सिवियरिटी ऑफ इलनेस है वो उसके बारे में वो ख़ास ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं कहा जा सकता, अदर देन कि ये मौजूद है और कुछ लोगों को बीमार करेगा। लेकिन वो लोग जिनको बीमारी हो चुकी है या जिन्होंने वैक्सीन और बूस्टर लगवाए वो इनसे अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे। चाइना में ये क्यों और कैसे हुआ है? देखिए, चाइना की पॉलिसी थोड़ी सी फ़र्क रही है बाकी ममालिक से। बहुत बड़ा गुंजान आबाद मुल्क है और सबसे पहले उन्होंने बड़े एक्सट्रीम किस्म के जिसे कहते हैं ना रिस्ट्रिक्शंस आयद की, और उनका माशरा कुछ ऐसा है कि वहाँ ये चीज़ें मुमकिन थी और हैं। लेकिन इस प्रोसेस से निकलना भी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आवाम के अंदर इनफ वैक्सीनेशन हुई हो और उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी हो कि जो नए वेरिएंट्स है उसको पॉपुलेशन लेवल पे वो चीज़ टैकल हो सके। तो बहरहाल उनका पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स थोड़ा ज़रा फ़र्क किस्म का है, वो देखते हैं उसको कैसे टैकल करते हैं। लेकिन हमें अपने लिए पाकिस्तान के अंदर वही
टैक्टिक्स यूज़ करनी है जो पहले कामयाब रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कल एनसीओसी का इजलास भी हुआ है और कंसिडरिंग के कुछ नंबर्स हमारे अगर इर्द गिर्द खत्ते में ऊपर जा रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा केयरफुल तो होना चाहिए। तो उन्होंने ये तो कह दिया कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वैक्सीनेटेड, लेकिन कोई एहतियाती तदाबीर का दोबारा जिक्र नहीं किया, जैसे कि मास्क पहने या सोशल डिस्टेंसिंग रखें, या फिर पहले स्क्रीनिंग वगैरह एयरपोर्ट्स वगैरह पे होती थी, मे बी दैट इज़ एन एक्सट्रीम मेजर, लेकिन दे डिड नॉट गिव एनी डायरेक्टिव फॉर द पब्लिक। तो दैट इज़ ये ठीक है बिल्कुल at this stage? देखिए, जनरली ग्लोबली इस सारी चीज़ को टैकल करने के लिए ना एक मैच्योर और इवॉल्व सा रिस्पांस हो रहा है, और वो रिएक्टिव होने की बजाय थोड़ा ज़्यादा एनालिटिक और कंसिडरेटिव है। वो उसमें ज़्यादा तसल्ली से देख के कि क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी, किसका फ़ायदा है और किसका फ़ायदा नहीं है, और मुमकिन है कुछ थोड़ा नुकसान भी हो। तो इसीलिए शायद वो इसको प्रॉपर तरीके से तर्जिया करके ही बताएंगे और हमें उनका वेट करना चाहिए फॉर एनी फर्दर थिंग। लेकिन एक जो ब्रॉड एहतियाती तदबीर है ना, जो मैंने जिसका शुरू में जिक्र किया, और उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कोविड से, उसका एक माशरे में जिम्मेदार शहरी होने का ताल्लुक है कि जिस दिन आप बीमार हो, आपको फ्लू लगा हो, आपको ज़ुकाम हो, नज़ला हो, तो उस वक्त उसको फैलाने की बजाय अगर काम से आप ऑफ ले सकते हैं तो ले लें, घर बैठ के रेस्ट कर लें और अपना ज़ुकाम और नज़ला जगह जगह ना फैलाएं। मास्क का उस सूरत में ज़रूर मास्क पहनें। तो ये तो एक जनरल सी एहतियाती तदबीर है जिसमें कि किसी को कोई डायरेक्टिव इशू करने की ज़रूरत नहीं है। तो बतौर जिम्मेदार शहरी हमारा फ़र्ज़ है ही। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, साबिक मुआविन खुसूसी कैन आई जस्ट पॉइंट शीरे आउट हियर कि आपको किसी डायरेक्टिव की ज़रूरत नहीं है टू वेयर अ मास्क, कीप वेयरिंग अ मास्क। मास्क के तो वैसे ही हमने कितने फ़ायदे जो हैं वो गिनवा दिए हैं, मतलब आम नज़ला खांसी ज़ुकाम से भी आप बच सकते हैं अगर आप मास्क की एक आदत डाल लें। एंड एज इट इज़ आई डोंट थिंक कि हमें किसी की ज़रूरत है कि वो एनसीओसी आके बताए जी आप मास्क पहनो, या जब किसी रश में जा रहे हैं, जैसे आजकल एंड ऑफ द ईयर एक रश वैसे ही पड़ जाता है, वेयर अ मास्क। अब तो पता लग ही गया है ना कि क्या करना है। अभी आगे बढ़ेंगे और एक इंटरेस्टिंग बात हमने आपसे शेयर करनी है। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी इस वक्त महंगाई उरूज पर है, हर तबके को परेशान कर रखा है। सबसे ज़्यादा गरीब, लोअर मिडिल क्लास, अब तो हायर मिडिल क्लास भी मुतासर हुआ है। ऐसा मुमकिन ही नहीं रहा कि एक फ़र्द की आमदन से गुजारा हो सके, इसलिए ज़रूरी है कि हमारी आबादी का आधा यानी 51 आधे से भी ज़्यादा 51% ख़वातीन भी अपनी आमदनी के ज़राए पैदा करें। और कोविड ने लिटरली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी ख़वातीन के लिए। अच्छा, आई टेल यू पर्सनल स्टोरी। ये जो फेसबुक के लाइव सेशंस पे ख़वातीन कपड़े वगैरह और सामान बेच रही होती हैं ना, यू नो, इनिशियली आई थॉट कौन ख़रीदेगा, मेरे अपने घर में लोग ये चीज़ें मंगवा रहे होते हैं लाइव सेशंस से। आई एम टेलिंग यू, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। चीज़ें तो अच्छी होती हैं, लेकिन सो ये भी एक लत है जो आपको लग जाती है, और फिर अम्मियाँ पर्टिकुलरली जो है ना वो लाइव सेशन बैठ के देख रही होती हैं और बस पता नहीं क्या, और फिर उनसे स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जाता कि क्योंकि वो चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना होता है, और फिर वो कहती हैं ये ज़रा स्क्रीनशॉट लो और फिर इसे कहो कि ये मेरे लिए बुक कर दे। फिर कभी वो मिल जाती है, कभी नहीं मिल जाती है। बट लत इज़ नेवर अ गुड थिंग बाय द वे, लेकिन वो वाकई एडिक्टिव एक हो जाता है। तो जी, बेहतरीन एक तरीका और आजकल सबसे कारआमद तरीका यही है कि इंटरनेट जो है वो क्या कर दिया जाए, उसको इंटरनेट में ख़वातीन के लिए फ्रीलांसिंग हो रहा है। हाँ, फ्रीलांसिंग के बहुत से मौके मौजूद हैं और इन मौक़ों को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक तेज़ रफ्तार, काबिल एतमाद और कम खर्च इंटरनेट कनेक्शन भी मौजूद हो। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने दावत दी है हमाइल अतीक को, जो कि ख़ुद एक डिजिटल क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। हमाइल, शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा कि कोविड के बाद हमने ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया या फिर एक्चुअली एक नई जहत दी, एक नया एवेन्यू फराहम किया कोरोना वायरस ने ख़वातीन को घर बैठे बहुत से छोटे छोटे कारोबार शुरू करने का? कोरोना से पहले भी ख़वातीन ऐसे बहुत सारे काम करी थी, लेकिन कोरोना में ऑब्वियसली बिकॉज पीपल एक्चुअली डिडंट हैव एनीथिंग टू डू, तो दे वेंट टू ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू की और उनको बाजार भी बंद हो गए ना फिर। हाँ एग्जैक्टली, बाजारात भी बंद हो गए और एक्चुअली हर एक को इम्पोर्टेंस पता चली कि सोशल मीडिया से आप लोग भी एक मतलब अर्निंग आपकी फिर भी चल सकती है, क्योंकि बाजार बंद थे, हर चीज़ बंद थी। एक जो सोर्स ऑफ अर्निंग था वो सिर्फ ऑनलाइन था, क्योंकि ऑनलाइन तो चल रही थी ना, डिलीवरीज हो रही थी, लेकिन बिजनेसेस बंद थे। ट्रू। तो फ्रीलांसिंग उसमें काम आई लोगों के। अच्छा हिमाल, आपको किस तरह ये हेल्प आउट हुआ, मुझे बताएं। जब लोग सोचते हैं ना कि ऑनलाइन आप कमा सकते हैं और आप प्रमोट कर सकते हैं कपड़े और मेकअप, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, लेकिन उसमें
लोगों का एक तासुर है कि ये बड़ा आसान काम है, तो ये क्या जो कि आसान हमें काम पता है कि because- बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेकिन फिर भी हमने लोगों को थोड़ा ये सा तासुर कुछ है। ट्राई किया, हम तो 1-2 वीडियो ही ट्राई कर लेते थक जाते हैं, तो 2 बड़ा दिन ही के बाद। मुश्किल लगता है। सो वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग। अच्छा, हर एक को दूर से देख के हर काम आसान लगता है। जैसे अगर कोई टीवी पे भी आता है तो उनको लगता है ये बहुत आसान है, या एक्चुअली ग्लैमरस लगता है लोगों को, या बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि ओ माय गॉड दे आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बट एक्चुअली उसमें बिहाइंड द सीन्स काफ़ी काम होता है, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक वीडियो के अंदर आपको पूरा दिन 2-2 दिन भी लगाने पड़ते हैं उसकी होमवर्क में, हर चीज़ करने में, तो इसीलिए काफ़ी इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। ऑल यू नीड इज़ अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, अ फ़ोन, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क। व्हाई इज अ गुड इंटरनेट कनेक्शन इम्पोर्टेंट? Well, because that is the only thing, that is the only medium that is putting you out there ना। आप सब कुछ कर लो, आपका हर चीज़ परफेक्ट, आपकी वीडियो सबसे अच्छी है, आपकी हर चीज़ अच्छी है, लेकिन अगर वो चल नहीं रही तो फिर वो लोग देखेंगे कैसे? और अपलोड ही नहीं हो रही। अपलोड ही नहीं हो रही, और आपका कनेक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने लाइव जाना है इंस्टाग्राम से, बिकॉज इंस्टाग्राम इज़ माय मेन प्लेटफॉर्म, तो अगर मैंने लाइव जाना है तो आई नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, वरना फिर तो मैं लाइव जा ही नहीं सकती और ऑडियंस से कनेक्ट भी नहीं कर सकती। क्या आइडियाज हैं? कनेक्टिविटी ऑडियंस के पास भी वैसे होनी चाहिए टू बी एबल टू। तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे ये भी बता दें, और दूसरा ये कि और क्या तरीके हैं जो ख़वातीन इस्तेमाल करके अपने लिए कमाई का एक नया तरीका जरिया ढूंढ सकती हैं? फ्रीलांसिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, सब वास्ट फील लाइक आप कुछ भी कर सकते हो, आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो, आप फ्रीलांसिंग, इट्स द स्किल दैट यू हैव जो आपने दुनिया को दिखाना है, और उससे आप कर सकते हो। एंड देन जैज़ इज़ डूइंग दिस हंट वेयर दे आर फाइंडिंग द बिगेस्ट फ्रीलांसर, और उस हंट में वो लोग उनको ढूंढ के ऑब्वियसली दे आर गोना गिव देम अपॉर्चुनिटीज एंड स्टफ। तो ये हंट कैसे चलेगा? बिकॉज़ वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग राइट नाउ, ये एग्जैक्टली क्या करना है लोगों को इस हंट में, लोगों को शामिल होने के, to be अपने आप को ढूंढवाए qualified जाने के लिए, और टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट? अच्छा, यू हैव टू टेल योर स्टोरी। आपने जैज़ डिजिटल पे जाना है, अपनी स्टोरी बतानी है कमेंट्स में, और देन यू मतलब वो आपको ढूंढेंगे उन कमेंट्स से। अच्छा, आपने कोई वीडियो वगैरह बनानी नहीं है, आपको कमेंट्स में लिख के अपनी स्टोरी लिख बतानी के है। अपनी पूरी स्टोरी बतानी है कि आप फ्रीलांसर कैसे हैं, कैसे बने, अपनी पूरी स्टोरी बतानी है। अच्छा, ये तो फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत आला होने चाहिए टू स्टैंड आउट तो फ्रॉम द आपने ये रेस्ट। कहाँ जाके करना है, जरा दोबारा बता जैज़ दें। डिजिटल पे, इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे, जैज़ डिजिटल के पेज पे जाके देखें, उन्होंने वो डाला हुआ है, पोस्ट डाली हुई है, उसके नीचे आपने तो कमेंट। इसके फवायद क्या होंगे? आपको इनाम भी मिलेगा आपको? नहीं तो आप फ्रीलांसर वो पिक आप होंगे ना, जैसे पिक होंगे, और उसके बाद आपको आई एम श्योर सपोर्ट मिलेगी। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं कि इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है? आई मीन ऑब्वियसली हाँ, ट्राई कोई देयर भी लक ले कर सकता है, या फिर दे हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड अ लिटिल बिट कि They कोई have to be an influencer. Sorry, they have to be freelancer. फ्रीलांसर, हाउ डू यू डिफाइन अ freelancer भी- फ्रीलांसर? बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि फ्रीलांस में तो कोई भी कोई वीडियो ब्लॉगिंग हाँ, करता हो, exactly. फ्रीलांसर वही मैं कह रही हूँ ना, फ्रीलांसर तो कोई भी हो सकता है ना। अब डिजिटल मार्केटर भी फ्रीलांसर है, जो कंटेंट क्रिएटर है वो भी फ्रीलांसर, जो किसी का एम्प्लॉय नहीं है वो हाँ, फ्रीलांसर है exactly. basically। जो कि अपने ओन पे काम कर रहा है और मल्टीपल चैनल्स पे काम कर रहा है, वो फ्रीलांसर। लेकिन उसको कहीं प्रूफ करना होगा कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, या अब फिर उसको पूरी स्टोरी लिखनी है ना अपनी कमेंट्स में, और बताना है, तो उसके अंदर वन फिर ऑफ चीज नहीं चलेगी, ऑब्वियसली अच्छा, कंसिस्टेंसी होना जरूरी क्विकली है। एक ये बताइएगा, इंटरेस्टिंग। अच्छा इसमें कोई क्राइटेरिया, कोई कैद तो नहीं है ना उम्र की या आपके फॉलोअर्स की, कि आप नहीं, अपनी नहीं, ऐसी कोई भी कहानी बता, अपनी जो एक्चुअल कहानी है वो बता सकते हैं? दूसरा ये कि लोगों से कहें ना कि कोई भी आप काम शुरू कर दें, वो कहेंगे कि इसके लिए तो सरमाया चाहिए, इसके लिए तो कैपिटल चाहिए, अक्सर ये सवाल आता है। तो ये फ्रीलांसिंग के लिए या कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए भी कोई सरमाया दरकार होता है? कोई ऐसा इक्विपमेंट, कोई ऐसी चीज़ें जिसके बगैर आप कर नहीं सकते? लेकिन हमें पता है, हमारे पास बहुत सारी स्टोरियाँ हैं जो लिटरली एक 10,000 रुपये के फ़ोन से भी लोग ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर बन गए। अच्छा, जब मैं अपनी स्टोरी बता सकती हूँ। जब आई स्टार्टेड तो आई ओनली हैड अ फोन एंड इंटरनेट कनेक्शन, बस दैट्स इट। कोई लाइट्स और कोई माइक और कोई कुछ लाइट्स, नहीं। कोई माइक, कुछ नहीं था, कैमरा भी नहीं था जो अब मेरे पास है। लेकिन तब मैं ये कह रही थी कि अगर मैं इस चीज़ से इतना कमा लूँगी कि मैं कैमरा खरीद सकूंगी तो फिर मैं कैमरा खरीदूंगी, वरना फिर नहीं। यानी दैट वुड बी योर ओन इन्वेस्टमेंट इनटू इट, अदरवाइज यू वोंट इन्वेस्ट। जो मेरे पास फ़ोन था तब उसी से मैंने शुरू किया और उसी से आपका काम चल गया। आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके पास मतलब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ और आपने वो ऑडियंस बनानी है, दैट्स इट। तो लाइव जब आप जाती हैं तो क्या बात करती हैं लोगों से? लोगों के सवालात होते हैं या लोगों को लाइफस्टाइल टिप्स देती हैं या ब्रांड्स के बारे में बताती हैं? मतलब क्या आपकी होता है? एक्सपर्टीज क्या है जिसकी वजह से लोग आपके पास आएंगे?
वैसे तो मेजरली आई डू फैशन, तो वो है, बाकी लोग जो भी पूछते हैं हम लोग उनका जवाब देते हैं। चले वंडरफुल। वो तो साथ साथ चल ही रहा होता है। तो फिर आपने तो अगर अब कुछ लोगों जीतना को- है तो हाँ। आपने कहाँ जाना है दोबारा से बता दो। जैज़ डिजिटल पे जाना है, आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, कमेंट्स में आपने अपनी पूरी स्टोरी बतानी है और कन्विंसिंग बतानी है ना, बिकॉज वो आपका पहला स्टेप है। वो ही अगर किसी को पसंद आ गया, द डिसीजन मेकर्स जो डिसाइड कर रहे होंगे, तो दैट इज़ योर ओपनिंग। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें तो बाद में आएंगी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल आपका बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू राइट इट कि आप व्हाई शुड दे पिक यू। सो आप जैज़ डिजिटल के इंस्टाग्राम पेजेस, फेसबुक वगैरह और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ के पेजेस मौजूद हैं, आप जाएं, वहाँ पे कमेंट्स में जाके अपनी कहानी बयान करें और ये अगर आपको पिक कर लेंगे तो आपको बहुत सारे नए मौके मैसर आ सकते हैं। हमारे लतीफ़, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। हैव अ गुड डे। अच्छा जी, अभी हमने आपको ये ज़बरदस्त बता दिया तरीका कि आपने अगर नए एवेन्यूज़ की तलाश में है ना, आप नए साल में और एंटर होने के लिए शुरू हो रहा है, कोई नई चीज़ की जाए तो ट्राई दिस आउट। और यू नेवर नो कि जिस तरह हिमायल खुद भी बता रही हैं, हार्ड वर्क है, कोई आसान काम बहुत नहीं मुश्किल है, काम होता है। काम करना पड़ता है आपको, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में करना है। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये वो चीज़ है जिससे और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सो अवेल इट डेफिनेटली। ब्रेक के बाद मिले। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, 19वीं सदी के सबसे बड़े शायर का यौम पैदाइश है। मिर्ज़ा गालिब को हम याद करेंगे, जो आज भी रेलेवेंट हैं और लोग इनकी शायरी पढ़ते हैं तो इन्हें नहीं लगता कि ये कोई कई मतलब 100 बरस से ज़्यादा पुरानी बात बड़ी है। दिल की आवाज़ लगती है। True. बिल्कुल लगता है कि ये जो एहसास अपने अंदर है वो ही कोई कह गया। तो इनका कलाम बहुत से शोरा ने गाया, बरसगीर पाक व हिंद के बहुत से नामवर गुलकारों ने, सॉरी शोरा नहीं, गुलकारों ने गाया और बहुत से मौसीकारों ने इसकी कॉम्पोजिशन दी। अच्छा जी, एक बात जो एक ऑलमोस्ट सॉरी बट मजाक सा लगना स्टार्ट हो गया है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब ये जो टर्म है ना, ये जो पूरा सेंटेंस है, ये अल्फाज पाकिस्तान में आंख खोलने वाले हर शख्स ने हर दौर में सुने हैं और एक वक्त में तो ये सियासी मजाक सा जैसे हम कह रहे हैं कि लगने लेकिन लगा। अभी वाकई बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। ये भी हर दफ़ा सुना है, मतलब एवरीथिंग दैट क्वालिफाइज इट वो हमेशा। इकोनॉमी वाइज हम इतनी टफ कंडीशंस में हर गुजरते दिन के साथ धंसते जा रहे हैं, बिल्कुल कह सकते कि हमारा मौशी दिवालियापन जो है ना वो किनारे पर लिटरली इट्स वी कैन सी इट। मगर सियासी क़यादत है कि ये अपनी ही धुन में ऐसा लगता है मगन है। आज सलाह करते हुए अभी भी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अभी भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है निज़ाम जिस तरह हमेशा से चलता आया है। और इल्ज़ाम तराशी की नस्ल दर नस्ल रिवायत जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल पूरी तरह आबोताब से जारी है, बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं आई। और इमरान खान हुकूमत में रहकर भी वो कंटेनर से उतरने को तैयार नहीं थे और अपनी कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के बजाय उनकी तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो साबका हुकूमत को करप्ट और बदतरीन साबित करने पर लगी रहीं। और सितम ज़रीफ़ी देखिए उस पर कि जो मौजूदा हुकूमत है वो भी इसी लाहासिल रविश पर गामजन है। भाई छोड़ दो उनकी जान, अब आगे बढ़ो, तुमने क्या किया ये तो बता दो। इमरान खान की तरह सियासी हरीफों को बेईमान, बदउनवान, नाअहल ठहराना इनका सबसे बड़ा मसला। मुकाबला ऑलमोस्ट जो है ना वो दोनों का चल रहा है। 22 करोड़ का ये मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, तमाशा बनाया हुआ हमने, एक दूसरे से बदले पे बदला, बदले पे बदला। कितने बदले लेने हमने एक दूसरे के साथ? बदला तो पाकिस्तान के साथ ले रहे हैं। अंदाजा है कि इस वक्त मुल्क कहां खड़ा है? बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे छोड़ गया इमरान खान। नारे लगाया करता था और खोखले नारे थे सारे, और लाने वालों को भी पता था ये खोखला आदमी है, तो लाने वालों से नहीं पूछा जाएगा कि क्यों लेके आए थे इसको? इमरान खान को तो पूछा ही जाएगा, उनको भी तो पूछा जाएगा जिन्होंने फैसले दिए अदालतों में बैठ के, जो प्रोजेक्ट इमरान को तख्लीक कर रहे थे। नया पाकिस्तान बनाने चले थे जी आप। आपका क्या काम है आप नया पाकिस्तान बनाए? पाकिस्तान किधर जाएगा ये फैसला हमने करना कि आपने करना था? हमने करना था, जो लोगों के अंदर रहते हैं। अच्छा, और ऊपर से अब हम किसी और को क्या इल्ज़ाम दें? बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और खादिम पंजाब से खादिम पाकिस्तान का सफ़र करने वाले, शहबाज स्पीड के फ़खरिया अलकाब पाने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी दूसरों से मुख्तलिफ दिखाई नहीं देते। ये बड़ी अफसोस की वैसे बात है, यानी इनको अब हम क्या कहेंगे,
यानी ये भी जनाब बिल्कुल वही बातें करते हैं एक्चुअली जो कि कोई और कर रहा है, इसलिए डिफरेंस आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा। और हुकूमत जो है वो इमरान खान ने जो इक़दामात किए उनकी एक्सप्लेनेशन में, उनकी तौजीहात में ऐसा लगता है कि सारा दिन लगी रहती है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो बड़ी देगरगूं है। और इसहाक डार साहब अगर ये कह देते हैं कि भाई आई डोंट केयर कि IMF का प्रोग्राम आता है या नहीं आता, सर वी केयर बिकॉज हमने तो यहीं रहना है, आपने शायद चले जाना हो UK वापस, लेकिन हमारा और हमारे बच्चों का तो कोई और दूसरा ठिकाना नहीं है। आप लोगों को हैं वैसे दूसरे ठिकाने, लेकिन वी डोंट हैव ऑल्टरनेटिव कंट्रीज टू रन बैक टू बी ऑनेस्ट। अच्छा जी, एक पेशकश भी खान साहब को हुई है, मेरा ख्याल है कि वो भी हमें ज़रूरी है कि हम सुन लें। अब उस पर क्या कहा जा रहा है, मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं सिर्फ इल्ज़ामात के रंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर KPK के अंदर मुखालफों को तंग करने के अलावा इस चीज की तरफ तवज्जो दी जाती, उन पॉलिसीज का तसलसल होता और खान साहब अपने अना के घोड़े से नीचे उतर के अपने मुखालिफिन को जेली केसेस में डालने की बजाय इन असल केसेस की तरफ तवज्जो देते, तो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हम इंशाअल्लाह ताला इससे पहले भी इस मामले से ओहदा बरा हुए थे। सियासत बेसिकली जोड़ने का नाम है, इकट्ठा करने का नाम है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ इकाइयों को, मुख्तलिफ कौमियतों को, मुख्तलिफ ग्रुप्स को आपने इकट्ठा करके, कामयाब सियासी निजाम वो है, कामयाब जमहूरी अमल वो है जिसके तहत आप लोगों को इकट्ठा करते, जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। आसिफ जरदारी और हमारी जो इत्तेहादी हुकूमत है, हमारा काम यही है कि हम इत्तेफाक राय और आपस में लोगों को बिठाने की कोशिश करेंगे। कल भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ये कहना कि सियासत का मकसद ये है कि लोगों को जोड़ा जाए एंड ऑल दैट, ये अभी आपने सुन लिया, कभी होते हुए देखा है? कतन ये मकसद नहीं है सियासत का, और कभी किसी एग्जाम्पल से किसी सियासतदान के नहीं नज़र आया ये। तो अब ये कह देना सम वर्ड्स आर जस्ट वर्ड्स, मतलब करके दिखाएं तो कोई माने, कोई करके दिखाए तो हम माने, लेकिन सिर्फ बोल बोल के ये तासुर देना कि जी हम तो यूनिटी के लिए, कोई यहाँ यूनिटी यूनाइट करने के लिए कभी नहीं आया। कि इंतशार, मौशी बदहाली और दहशतगर्दी की ताज़ा लहर जो हमें घेरे हुए है, इससे निकलने के लिए ज़रा कुछ सोचें, अवाम का भी कुछ सोच लें। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा मुश्किल काम है आजकल गुरबत का ख़ात्मा, लेकिन फिर भी वी होप कि कुछ कर ही रहे होंगे। कुंडी साहब, कमर ज़मान कायरा साहब ने एक मरतबा फिर इमरान खान को पेशकश की है कि मुज़ाकरात की जाने पाएँ। हुकूमत चाहती क्या है, हम ज़रा आपसे ये जानना चाहते हैं। इलेक्शन अगर जल्दी नहीं कराने तो मुज़ाकरात किस बात में होंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमेशा डायलॉग्स की पॉलिटिक्स पे जो है वो यकीन रखती है। हम रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स पे रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी किसी लीडरशिप में या किसी भी वर्कर ने कभी ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की होगी जिस तरीके से PTI के साबिक चेयरमैन, मैं भी कहूँगा कि वो इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जो है वो जिस किस्म की बातें करते थे, और फिर उसी तरीके से अगर आप देखें जो उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के मुतल्लिक जो बयान दिए थे, 25 साल से कह रहे थे कि वो पंजाब में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और आज उनको मजबूरन उनको वज़ीर आला बनाना पड़ा। लिहाजा हम हमेशा डायलॉग्स, हम तो अभी भी कहते हैं अगर वो डायलॉग्स करना चाहते हैं बिल्कुल आए, लेकिन ये ख्वाहिश उनकी, देखिए ख्वाहिशात और किसी की हो सकती हैं, लेकिन ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हो सकती कि इलेक्शन जो है वो मार्च में या अप्रैल में हो। हम हमेशा बिलीव करते हैं कि पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी करे, और पार्लियामेंट अपनी मियाद इंशाल्लाह पूरी करेगी, और हम इलेक्शन करेंगे। फिर जैसे कहते हैं इमरान खान साहब के लोग इनके साथ बहुत हैं, और इनको लोग जो है इनके साथ 90% लोग हैं, फिर अक्टूबर में 90% लोग इनको वोट करें, और इनका हक बनता है अगर वो 90% लोग इनको वोट करते हैं तो फिर ये हुकूमत बनाए। अच्छा, आपसे फैसल करीम कुंडी साहब बहुत सी बातें करनी है, लेकिन साथ ही हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप हमारे साथ रहें, अभी वापस आए। वेलकम बैक कुंडी साहब, हमारा वेट कर रहे हैं। जी कुंडी साहब, आप जानते ही हैं कि इस वक्त मुल्क को माशी मसाइल का सामना, इनफैक्ट सबसे बड़ा एक मसला तो यही है, दहशतगर्दी भी है, उसके अलावा माशरती मसाइल भी हैं, और क्लाइमेट चेंज तो चैलेंज उसका चल ही रहा है। तो इसके बावजूद वज़ीर आज़म से लेकर हर वज़ीर, मुशीर, मावन तक सभी की बात जो है वो इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है। गवर्नेंस पे कोई ध्यान नहीं है, किसी का है? देखिए, इस हुकूमत का गवर्नेंस से बिल्कुल ध्यान है। पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा फितना जो है वो इमरान खान नामी शख्स है, जो कि इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि इस मुल्क की मईशत ठीक हो और ये चीज़ें ठीक हों। देखें, 2-3 चीज़ें, अगर आप मईशत की बात करें तो बिल्कुल हमें तोहफे में मिली है
एक बुरी मीशत हमें मिली है, लेकिन हम इसको ठीक करेंगे क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ वही होती हैं जो मुल्क को बहरान से निकालें, और हम इस मुल्क को वो बहरान से निकालेंगे जो इमरान खान ने इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ ले गए थे। जहाँ तक आप दहशतगर्दी की बात करते हैं, आप देखें कि 2008 में हमने एक अमन का सफ़र शुरू किया था, और उस वक्त भी आप देखें कि इस वक्त जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उनने के इलाके में जो है पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया था। हमने वहाँ पर जाकर झंडा लहराया है, वहाँ पर हमने अमन लेके आए, वहाँ के लोगों की नकल मकानी हुई, लेकिन हमने वो उन लोगों को वापस अपने घरों में पुरअमन तरीके से वापस आबाद किया। आज 9-10 साल में जो नालायक और नाहल लोगों की हुकूमत है, उन्होंने सूबे को तबाह बर्बाद कर दिया है। आज वो दहशतगर्दी का शिकार वो सूबा, आज हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के महमूद खान, आज वो अपने घर नहीं जा सकते। एक साबिक वफाकी वजीर हैं जो बड़े उछल कूद कर रहे थे अपने ज़माने में, आज वो अपने घर में नहीं जा सकते और लेटर लिखते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए। यही बात हम करते थे जब अमीर मकाम और शेरपा साहब पर हमले हुए और इमरान खान की जो है वो मंशा के मुताबिक उस वक्त के वज़ीर आला ने और IG ने उनसे सिक्योरिटी विड्रा की, तो हम ये कहते थे ये सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल नहीं है। आज हमें बताएं कि जो सूबा जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है, उसकी पुलिस कितनी बंदीगाला पे बैठी हुई है, लाहौर में कितनी बैठी हुई है, और इनके जो करप्ट लोग हैं और जो दहशतगर्दों को पनाह देते थे, उनकी सिक्योरिटी पे कितने लोग पुलिस के मामूर हैं। और आज देखें जो बनू में वाक़या हुआ या बाकी वाक़यात हुए, कहीं पे आपने देखा कि वज़ीर आला या IG गया और अपने जो उनकी टीम है उनके सर पे हाथ रखा हो? कभी भी नहीं। तो जिसकी टीम का कप्तान इस तरीके से नाअहल और नालायक हो, जो अपनी टीम को सपोर्ट तक कर सके, तो टीम क्या लड़ेगी लोगों के साथ? थैंक यू आपका कुंडी साहब। लेकिन ये हालात तब भी ख़राब थे और तब भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही थी लोगों की, और अब भी ऐसा लगता है कि सियासी बयानबाजियों का सिलसिला नहीं थमा और उसी पे फोकस ज़्यादा है। और सवाल ये भी है कि अब जो नया साल है वो इलेक्शन का साल होगा, सो क्या ऐसा कमान हो जाएगा 5-6-7 महीनों में, जितना भी आप डिले कर लें, कि लोग ये समझने लगें कि भाई हाँ हम सही समत में आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं, या आवाम को कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि आवाम को कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा। मोजज़ा चाहिए, जादू होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज सिर्फ डायलॉग और टॉक्स की बात हो तो नहीं होने वाला। वी विल सी यू टुमारो। ट्राई टू हैव अ ग्रेट डे। ट्राई।